Hello, my dear students. Welcome to the next revision session of income tax. Okay, my dear students? Yes. Let's begin with salary. Okay? Let's begin with salary, my dear students. When we speak about salary as a head of income, the most important thing that should be there is the employer-employee relationship. If there is an employer and employee relationship, anything. See, now there is an employer is paying salary to employee, right? So it is expense in the hands of employer but income in the hands of employee, right? So here when we are calculating income tax, we have to first calculate that income is flowing in the hands of employee. So this chapter is from the point of view of employee, my dear students. It is from the point of view of employee. Okay, now so first point is there should exist an employer and employee relationship. Okay, yes. Then the next important part, my dear students. What if you have received the salary? When we speak of, my dear students, PY, that is for what? The PY may be for a certain period of time, AY is always for 12 months. Okay, no problem. When we are speaking of this PY 2021, okay, for example, then what happens, my dear students? Then what happens when we speak of this particular PY? से इस महीने में, इस साल में जो 12 महीने हैं, ओके, उसका सैलरी तो मिला है, उसके साथ साथ अगर अगले 3 महीने का सैलरी भी मिला है, दैट इज दिस, ये 12 महीने का सैलरी तो मुझे ड्यू है इस साल, उसके साथ साथ अगर 3 महीने की सैलरी मुझे एडवांस में मिली है, तो उनका क्या कहना है, टैक्सेबिलिटी हम लोग कैसे करेंगे, ड्यू और रिसीट, whichever is earlier. अगर आपको एडवांस सैलरी मिली है, इट विल बी टैक्सेबल इन एडवांस, राइट आपको पैसा पहले मिला है ना, तो आपको उस पर टैक्स भी पहले पे करना पड़ेगा. द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी. और जो ड्यू है उस पर तो आपको टैक्स पे करना ही है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. नाउ फॉलोइंग सैलरीज आर चार्ज टू टैक्स ओनली ऑन रिसीट बेसिस. सीधी बात है. एडवांस सैलरी मतलब क्या? एडवांस सैलरी अब जब मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा, राइट. अगर सपोज एम्प्लॉयर ने बोला सारे एम्प्लॉयज को कि आपको ये 12 महीने की सैलरी तो मिलेगी ही, ओके, आपको 12 महीने की सैलरी मिलेगी, उसके साथ साथ 3 महीने की सैलरी भी मिलेगी. Absolutely yes, you have to pay tax on this advance salary also which will be paid. But वो actually पे होना चाहिए. हाँ, अगर सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है एम्प्लॉयर ने और आपको दिया नहीं है तो नहीं चलेगा, एक्चुअली पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को. आगे नेक्स्ट, बोनस भी डिक्लेयर कर दिया, हाँ, कि इस दिवाली में हम पिछले बार से डबल बोनस देंगे, तो अगर डिक्लेयर कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास आ गया. व्हेन इट वुड बी एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ओनली देन इट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स. सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड. ओके, नोटिस पीरियड मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो कुछ नोटिस पीरियड होता है. ओके, कुछ नोटिस पीरियड होता है. एंड देन अरियर्स ऑफ सैलरी. What is meant by arrears of salary? Arrears of salary मतलब क्या? से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था एक कंपनी के साथ, कंपनी हैड प्रॉमिस्ड मी टू पे सो मच अमाउंट, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया एंड ड्यू टू सम रीजन अगर कंपनी ने मुझे नहीं पे किया, ओके, कंपनी ने अगर मुझे उस पर पैसा नहीं पे किया, देन आई टुक देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ और मेरा केस चल रहा है, राइट. तो जब सपोज केस मैंने जीता 4 साल बाद, तो तब मुझे उस साल की सैलरी मिलेगी. इट इज नोन एज अरियर्स ऑफ सैलरी. सैलरी अमाउंटिंग टू पास्ट ईयर्स विच इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर्स इज नोन एज अरियर्स ऑफ सैलरी. और वो भी कब टैक्सेबल हो जाएगी? जब अपने हाथ में मिलेगी. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस. नाउ अंडरस्टैंड. When we speak about salary, my dear students, listen to me very carefully. When we speak about salary, there is a small thing you have to always remember. Anything and everything that the employee receives from employer. I repeat, anything and everything that the employee receives from the employer is chargeable to tax in the hands of employee under the head salary. Under which head? Under the head salary, my dear students. Okay? Yes. Further. Okay. Yes, my dear students. अब जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, एम्प्लॉय रिसीव्स n नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, n नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर. जैसे बोनस मिलता है, देन इतना सारा गिफ्ट्स मिलते हैं, राइट. तो उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगा वो देखेंगे.
Okay, before going ahead, there are some important features of this particular relationship, employer-employee relationship. पहले तो contract of service versus contract for service. Very important from MCQ's point of view, my dear students. Contract of services versus contract for services. Contract of service मतलब क्या? मतलब क्या, मैंने क्या किया है, आई विल प्रोवाइड यू सर्विस, ऐसा अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है. इफ इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, मतलब मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगी, ये सर्विस प्रोवाइड करूंगी, ये सर्विस प्रोवाइड करूंगी, राइट, आओ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो और अपने घर चले जाओ, दैट वुड बी कवर्ड अंडर PGBP. वाई? बिकॉज दैट इज माई बिजनेस. ओके, एंड इफ इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, then what happens? I am going to provide service, right? Correct? Okay, then there is a master-servant relationship. Direct supervision and control of the employer. It is distinct from principal and agent relationship. Okay, now directors of a company, my dear students. Directors of a company, okay? Yes. In case of directors of company, employer-employee relationship has to be seen. Just say for example, if it is a whole-time managing director is considered as the employee of the company, my dear students. Right, but you say for example an executive director, right, or other directors, they are not employees of the company. So you have to first go watch the agreement, read the agreement, and then decide whether employee or not. Next, MPs and MLAs, my dear students. MPs and MLAs, okay, MPs and MLAs work for the government. What does the government say? The government says that we are not treating them as employees. Okay, we are not treating them as employees. They are coming forward, providing their services to the country. Okay, so there we are not treating them as employees. So उनको जो भी पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से, it is not taxable under the head salaries. Paper setters or examiners, my dear students. For example, understand my dear students. अगर मैं किसी कॉलेज की प्रोफेसर हूँ और अगर मुझे पेपर सेटिंग के लिए कॉलेज क्या देती है, एक्स्ट्रा सैलरी, then it will be taxable under the head salaries. But if my dear students, I am taking classes and अगर मैंने for example किसी कॉलेज के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए पेपर डिजाइन किया, then is there an employer-employee relationship? No, right? That is contract for service, correct? Okay, तो if it is related to my profession, okay, then it will go to PGBP, else it will be taxable under income from other sources. Clear, my dear students? Okay, yes. आगे judges, my dear students. Judges, it is held that judges को जो भी मिलता है, okay, it will be considered as salary only because they are doing a noble job towards the government. There is an employer-employee relationship. The judges are made answerable to the government of India, Constitution of India, so that they pass an honest judgment. इसलिए उनका क्या हुआ है, उनको उधर एम्प्लॉय ट्रीट किया है, सो दैट दे आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट. इसलिए उनको जो भी मिलेगा विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, नाउ जब हम सैलरी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यस, वही तो है, एमपीज एमएलएज ही हो गए ना, वो एमपीज एंड एमएलएज हो गए, करेक्ट. वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि विल पॉलिटिशियंस बी कवर्ड अंडर द हेड सैलरी, राइट. अब वो तो एमपीज एंड एमएलएज हो गए, तो हमने देखा है एमपीज एंड एमएलएज को जो भी मिलता है वो सैलरी में कवर नहीं होता. ओके, यस. नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली. जब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय को कितनी सारी चीज़ें मिलती है. ओके, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कितनी सारी चीज़ें मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बेसिक सैलरी, उसको बेसिक सैलरी मिलती है, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, एडवांस, अरियर्स, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, सुपर एनुएशन फंड, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, परक्विजिट्स एक्सेट्रा. माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, राइट, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं. ग्रॉस सैलरी हो गया, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन. ओके, मतलब क्या, say for example Mr. A is an employer and Mr. B is an employee. Okay, सुनना बहुत ध्यान से. Mr. A is an employer, Mr. B is an employee. A B को सैलरी पे करता है, A B को सैलरी पे करता है, say ₹15,000 per month, my dear students. Okay, फिर B ने क्या किया, A को बोला कि आपका मुझे MIDC में आने के लिए ट्रांसपोर्ट, मैंने नई गाड़ी खरीदी है पर मुझे उसके लिए क्या चाहिए,
चार्जेस चाहिए. वाई? बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, उसने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, देन वॉट? ठीक है, मैंने 15,000 उसको दिया, उसके साथ साथ उसको क्या किया, 5,000 रुपीज क्या दिया, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया. ओके, लिसन टू बी वेरी केयरफुली. अब अगले साल वो मेरे पास आया तो उसने बोला मैम मैंने इतना काम किया आपका, मेरा 10% से सैलरी बढ़ाओ. राइट, तो मैं क्या करूँगी, 15,000 प्लस 10%. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस, ठीक है. एज अगेंस्ट सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने उसको बोला कि 15,000 में ही मैंने ऐड कर दिया 15,000 तुम्हारी सैलरी और 5,000 तुम्हारा ट्रैवलिंग अलाउंस, ये लो 20,000 रुपये. फिर अगले साल जब वो आएगा कि मैम मुझे 10% बढ़ाओ, तो मुझे 20,000 पे 10% ऐड करना पड़ेगा. दिस इज द बेसिक रीजन कि बेसिक सैलरी को कोई बढ़ाता नहीं है. वाई? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट आता है वो बेसिक सैलरी पे आता है. इसलिए बेसिक सैलरी को मिनिमम ही रखा जाता है. अगर उसको चाहिए ट्रैवलिंग के लिए चाहिए ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल के लिए चाहिए मेडिकल अलाउंस. राइट, सच डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर गिवन. बराबर है? नहीं तो हम सैलरी को कितना सिंपल कर सकते हैं, जो भी है वो सैलरी में ऐड कर दो और उस पर क्या करो, टैक्स पे करो. बट ऐसा नहीं है, सैलरी में ऐसा नहीं है. बिकॉज बेसिक सैलरी पे इंक्रीमेंट दिया जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर क्या करता है, हमेशा मिनिमम ही रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट की बात होगी तो उस मिनिमम अमाउंट पे इंक्रीमेंट की बात होगी. ओके, यस. सो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी और ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये सब क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट. सी अंडरस्टैंड. जब कोई एम्प्लॉय आपके पास एम्प्लॉयर के अंडर जब काम करता है, ओके, तो व्हाट डज द गवर्नमेंट से टू द एम्प्लॉयर? गवर्नमेंट बोलता है देख ये तेरा एम्प्लॉय है, इसने अपनी पूरी जवानी तुझे दे दी. राइट, जब तक उसको काम करने की शक्ति थी, जब तक उसको कुछ कर दिखाने की ताकत थी, तब तक तो उसने पूरी जिंदगी तेरे कंपनी में बिता दी. बराबर है? राइट. अब नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आगे जाके उसमें वही ताकत हो. राइट, उसको उतना सब काम करना पॉसिबल हो. करेक्ट. तो कल जाके अगर वो काम नहीं कर पाया तो ही शुड नॉट सफर. इसलिए आज ही हम उसके रिटायरमेंट की तैयारी करेंगे. उसमें एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करता है. राइट, सो जस्ट सच रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट. राइट, ऑल सच थिंग्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन. करेक्ट. ओके, यस. अब इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हर एम्प्लॉय को क्या होता है, अलग अलग फैसिलिटीज मिलते हैं. घर मिला है, राइट, गाड़ी मिली है. Correct. See, allowances and perquisites are two different things which flow from the employer to employee. Allowances are the monetary benefits, monetary allowances which flow. These are in the form of money. Allowances मतलब क्या, आपको क्या होता है, हाँ, एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि चलो तुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता है ना, ये ले पैसे, इससे तू ट्रैवलिंग कर ले, आजा. एंड सेकेंड केस, एम्प्लॉयर क्या बोलता है, एक काम कर, तुमको ट्रैवलिंग करना पड़ता है ना, तुमको कार ड्राइविंग आती है, ये लो कार, इसको यूज करो अप्रोच के ट्रैवलिंग के लिए. डू यू अंडरस्टैंड? यस. सो इन वन केस एम्प्लॉयर इज गिविंग बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ कैश, in the form of money, and this is known as allowances, my dear students. This is known as allowances. Okay, and in the second case he's been given directly a car, right? So it is a non-monetary benefit which is flowing to that particular employee, my dear students. Okay, yes, getting it? Okay, so fine. So now employee receives certain basic components along with allowances and along with perquisites. Okay, yes, my dear students, let's go ahead and further see how is the taxability of each and every component in this particular list. Okay, basic salary, my dear students. Basic salary is fully taxable. Now basic salary can be grade based. Okay, what is meant by grade based salary, my dear students? Grade based salary matlab, suppose say, just a minute. Yes, grade based salary. Okay, suppose my dear students, 10,000 to 600 to 15,000 to 1,200 to 20,000. इसका मतलब क्या है?
What does this mean? This is known as grade based salary, my dear students. What is meant by grade based? मतलब क्या, जब एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ तो उसका सैलरी 10,000, हर साल उसका सैलरी 600 रुपये से बढ़ेगा, हर साल उसका सैलरी 600 रुपये से बढ़ेगा, जब तक उसका सैलरी क्या हो नहीं जाता, 16,000 नहीं हो जाता, जब तक उसका सैलरी 16,000 नहीं हो जाता. एंड वंस इट सैलरी बिकम 16,000, हर साल सैलरी कितने से बढ़ेगा, 1200 बढ़ेगा, जब तक उसकी सैलरी 20,000 का रेंज नहीं पहुंच जाती. डू यू अंडरस्टैंड? 20,000 या 20,000 से ज्यादा नहीं हो जाती. Do you understand? So this is known as grade based salary, my dear students. It is known as grade based salary. Okay? Yes. So basic salary जो employee को मिलता है, it is completely taxable. Okay? It may be grade based or it may be a fixed amount. Okay? Next, my dear students. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर जब हम बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो जानबूझ के इस बेसिक सैलरी को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता. हालांकि अलग अलग हेड्स में आपको पैसे दिए जाते हैं ताकि जब आप इंक्रीमेंट की बात करो तो बेसिक सैलरी की इंक्रीमेंट होती है. ओके, आगे डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया. ओके, से देयर इज एन एम्प्लॉय मिस्टर से पीबीटी, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो. पीबीटी हैज गिवन, पीबीटी इज एन एम्प्लॉय ऑफ आईटीसी. ओके, तो आईटीसी ने पीबीटी को हायर किया. अब आईटीसी का कंपनी है मुंबई. ओके, तो मुंबई पीबीटी चली तो गई मुंबई, मैं चली गई मुंबई जॉब करने के लिए. ओके, फिर वहाँ रहने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि बाप रे, वहाँ पे तो बहुत खर्चा करना पड़ता है, वहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है. ओके, तो मैं आईटीसी को क्या बोलती हूँ, मैं आईटीसी को बोलती हूँ कि लिसन कंपनी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, मेरा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे बेसिक सैलरी बढ़ा दो. तो आईटीसी क्या बोलती है, आईटीसी बोलती है मैम हम आपका बेसिक सैलरी तो नहीं बढ़ा सकते, बट हम आपको इस महंगाई से लड़ने के लिए, इस इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए हम आपको एक अलाउंस देंगे विच इज डियरनेस अलाउंस. पैसा हमको बहुत डियर है, प्यारा है, राइट राइट, तो उसको ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए आपको एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, डियरनेस अलाउंस दे रहा है टू फाइट विद द इन्फ्लेशन एंड द इंक्रीजिंग कॉस्ट्स. ओके, अब जो डियरनेस अलाउंस है माय डियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी गिवन फॉर अ टेम्पररी पीरियड और इट कैन बी गिवन एज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डियरनेस अलाउंसेस. अगर टेम्पररी पीरियड पे दिया होगा या रिटायरमेंट, फुल्ली टैक्सेबल है, यहाँ पे तो वो फुल्ली टैक्सेबल है. ओके, बट आगे जाके हमको डियरनेस अलाउंस which is a part of retirement is used in a lot of definitions. Okay, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, कमीशन. कमीशन देता है अपने को एम्प्लॉयर, करेक्ट. ये कमीशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट इज टर्नओवर कमीशन और एनी अदर काइंड ऑफ कमीशन. ओके, देन बोनस माय डियर स्टूडेंट्स. बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. ओके, अगर सिर्फ डिक्लेयर हुआ है तो उसको इग्नोर कर दो. जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्चुअली पे करेगा तभी वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय माय डियर स्टूडेंट्स. एडवांस सैलरी, अगेन अगर एम्प्लॉयर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं एडवांस सैलरी पे करने वाला हूं, ओके, सो इन दैट केस इट विल नॉट बी टैक्सेबल माय डियर स्टूडेंट्स. यस, अगर एम्प्लॉयर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं एडवांस देने वाला हूँ, सो सिर्फ डिक्लेयर करने से टैक्सेबिलिटी नहीं आती. जब एक्चुअली इट विल बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय तभी वो टैक्सेबल माना जाएगा. ओके, यस, इट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन एडवांस इज एक्चुअली गिवन. ओके, फर्दर अरियर्स ऑफ सैलरी. अरियर्स ऑफ सैलरी अगर आपको मिला है, जिस साल आपको मिला है उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ जब हम अरियर्स ऑफ सैलरी की बात करते हैं, देयर इज ऑलवेज रिलीफ फॉर अरियर्स ऑफ सैलरी. अगर आपको याद होगा हमने अरियर्स ऑफ रेंट किया था, राइट, हाउस प्रॉपर्टी में, तो हमने क्या देखा था, अरियर्स ऑफ रेंट आर रिसीव्ड इन द लेटर ईयर्स. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टैक्सेबिलिटी, देन द एग्जम्पशन लिमिट्स कम हो जाते हैं, टैक्सेबिलिटी के रेट्स बढ़ जाते हैं, राइट. तो अगर मैं 2003 का सैलरी आज मुझे मिला है तो 2003 में उसका टैक्सेबिलिटी और आज की टैक्सेबिलिटी में बहुत फर्क है, राइट. यस, तो आज का टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा एज अगेंस्ट अगर 2003 में मिलता तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ता. तो जो एक्स्ट्रा टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है that would be allowed as relief to me. Okay, yes my dear students. Okay, further my dear students, now gratuity. Okay, just 1 minute. Yes, before going to gratuity. Okay, now listen to me my dear students, listen to me.
अब क्या होता है, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मिलते हैं वो तो हमने देख लिया। फिर अंडरस्टैंड, एम्प्लॉय को क्या देता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीए, वो तो हमने देख लिया। उसके साथ साथ उसको क्या दिया जाता है, अलाउंसेस। फ्यू अलाउंसेस आर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, few allowances are received, my dear students, few allowances are received at the time of retirement. Okay, few allowances are received during employment, few allowances are received at the time of retirement, during retirement, and there are perquisites which are received by the employee. These are the three main things apart from the main simple components of salary, my dear students. Allowances during employment, allowances at the time of retirement, and benefits at the time of retirement, and perquisites, my dear students. Okay, so let's see the allowances first. Okay, allowances which are received by the employee. Now listen to me very carefully, my dear students. Anything that is received by the employer to the employee is fully taxable. Okay, is fully taxable, my dear students. Okay, अब मतलब जो भी allowances मिलेंगे क्या वो भी फुल्ली टैक्सेबल होंगे? हाँ, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि कुछ ऐसे अलाउंसेस है वो आपको इनकर करने ही पड़ते हैं, वो आपके हाथ में है ही नहीं। यू हैव टू इनकर दोज अलाउंसेस, आपको वो अलाउंसेस पे करने ही पड़ेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, दे हैव गिवन अस अ लिस्ट, एक लिस्ट दी गई है। ओके, एक लिस्ट दी गई है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ एंड अमाउंट allowances which are received by high court and supreme court judges, my dear students. जो यूएनओ से पैसे मिलता है और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो अलाउंसेस मिलते हैं, दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं, कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जिससे क्या होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Yes, how to remember? How to remember? डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से यूनिफॉर्म और एकेडमिक्स की वाट लग जाती है, इसलिए हमको कन्वेयंस हेल्पर चाहिए। आई रिपीट, डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से, डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से यूनिफॉर्म और एकेडमिक्स की वाट लग जाती है, इसलिए हमको कन्वेयंस हेल्पर चाहिए। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। वंस अगेन, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। एक मेमोरी टेक्निक आप याद रखो, इस मेमोरी टेक्निक में जो 6 अलाउंसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, इन 6 अलाउंसेस का क्या होता है, कितना, अब ये जो है ये फुली टैक्सेबल है, राइट, बट व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से, हाँ ये तो आपको इनकर ही करना पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म बोला गया है और अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जॉब पे ना जाओ तो आपको एंट्री नहीं है, करेक्ट। सो दीज एक्सपेंसेस आर टू बी इनकर्ड। अगर आप ये इनकर ही नहीं करोगे तो आप अपना जॉब ही नहीं कर सकोगे, इसलिए हम इसमें कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे। दिस एग्जेम्पशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 10 माय डियर स्टूडेंट्स। दिस एग्जेम्पशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 10 माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो अलाउंसेस मिलते हैं इसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट है। ओके, हाउ मच इज द अमाउंट एग्जेम्प्ट, हाउ मच इज द अमाउंट एग्जेम्प्ट, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है क्या? नहीं, उनका क्या कहना है, अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। Allowance received and amount spent whichever is lower. Only in case of these 6 allowances, I repeat, only in case of these 6 allowances, my dear students, only in case of these 6 allowances, my dear students, the exemption is how much? Allowance received or amount spent whichever is lower. ओके, इसको याद कैसे रखते हैं, डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से एकेडमिक्स और यूनिफॉर्म की वाट लग जाती है, इसलिए हमको कन्वेयंस हेल्पर चाहिए। यू रिमेंबर दिस मेमोरी टेक्निक, यू रिमेंबर दिस मेमोरी टेक्निक। इसमें 6 अलाउंसेस है, इन 6 अलाउंसेस का एग्जेम्पशन कितना है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर, बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देयर आर अ फ्यू अलाउंसेस, there are a few other allowances also, okay, जिनका लिमिट दिया गया होता है, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन का एजुकेशन, चिल्ड्रन का हॉस्टल, राइट, रनिंग अलाउंस मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस है,
ट्राइबल एरिया अलाउंस है, बराबर बराबर है. सो अगर आप ये देखते हो तो जस्ट वॉच. ओके देन ये 6 अलाउंसेस हो गए. सी यू हैव टू रिमेंबर, बाय हार्ट होने चाहिए. ये 6 अलाउंसेस है. अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर इज द एग्जेम्पशन. अब अलग कैटेगरी, अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस माय डियर स्टूडेंट्स. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, आउट स्टेशन अलाउंस, हिल बॉर्डर रिमोट एरिया अलाउंस एंड HRA. ओके मतलब 2 related to children, 2 allowances my dear students related to children, 2 allowances related to traveling. एक तो running allowance which is known as traveling allowance और outstation allowance. Okay and 4 allowances related to places. Come on my dear students, 2 allowances with related to children, 2 allowances with related to traveling and 4 allowances with related to places. Okay, अगर आपको ये allowances मिलते हैं then exemption is how much? Amount received or limit specified, whichever is lower. ओके तो पहले जो 6 कैटेगरी हमने देखा उसमें अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर. कैसे याद रखेंगे? डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से एकेडमिक्स और यूनिफॉर्म की वाट लग जाती है, इसलिए हमको कन्वेयंस हेल्पर चाहिए. ओके दिस इज व्हाट, ये 6 अलाउंसेस है, अमाउंट रिसीव्ड और अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर. ओके अब अलग कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वहां पे 2 चिल्ड्रन 2 ट्रैवलिंग 4 प्लेसेस, 2 चिल्ड्रन 2 ट्रैवलिंग 4 प्लेसेस. ऐसे जो अलाउंसेस है उनमें एग्जेम्पशन कितना है? अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर. अब लिमिट क्या स्पेसिफाई करी है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द लिमिट दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिलता है तो इट इज ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड. ओके एग्जेम्पशन कितना है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. अगर आपको चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिलता है देन हाउ मच इज द एग्जेम्पशन? ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. तो ये 2 चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गए. फिर 2 ट्रैवलिंग से रिलेटेड अलाउंसेस है, राइट? रनिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस. इफ यू आर अ नॉर्मल एम्प्लॉय, ओके एब्सोल्युटली फिजिकली फिट, मुश्तंडे, राइट, इन दैट केस इट इज फुल्ली टैक्सेबल, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. बट अगर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है तो उसको ₹3,200 पर मंथ विल बी द एग्जेम्पशन विच इज अवेलेबल. ओके एंड नेक्स्ट इज आउट स्टेशन अलाउंस. आउट स्टेशन अलाउंस मतलब क्या? हाउ मच इज द एग्जेम्पशन? 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लोअर इज वॉट इज द एग्जेम्पशन अमाउंट माय डियर स्टूडेंट्स. डू यू गेट इट? ओके सो 2 चिल्ड्रन से रिलेटेड, 2 ट्रैवलिंग से रिलेटेड, 4 प्लेसेस से रिलेटेड विच आते हैं. फर्स्ट, इफ यू आर स्टेइंग इन ट्राइबल एरिया और अगर आपको उसका अलाउंस मिलता है तो इट इज ₹200 पर मंथ. अगर आप अंडरग्राउंड अलाउंस, व्हाट इज मेंट बाय अंडरग्राउंड अलाउंस माय डियर स्टूडेंट? अंडरग्राउंड होने का नहीं, राइट? अंडरग्राउंड होने का अलाउंस नहीं मिलता, राइट? यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं प्रमोट करना चाहती गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या बोलती है? अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब आप लोगों को माइंस में काम करना पड़ता है, राइट? माइंस में काम, कोल माइंस है, राइट? तो उसमें क्या होता है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ लाइफ ऑल्सो, राइट? तो उसके लिए आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है. तो दैट इज एग्जेम्पशन कितना है उसका? ₹800 पर मंथ, ₹800 पर मंथ. ओके और अगर आप हिली एरियाज, बॉर्डर पे या रिमोट एरिया में रह रहे हो तो 200 to 7,000 पर मंथ इज द रेंज ऑफ अलाउंस एग्जेम्पशन विच इज अवेलेबल. और अगर आप HRA मिलता है तो उसका लिस्ट पूरा डिफरेंट है, right? So come on everyone my dear students along with me. Yes, तो 6 ऐसे allowances है, amount received और amount spent whichever is lower. डेली ट्रैवलिंग करने की वजह से एकेडमिक्स और यूनिफॉर्म की वाट लग जाती है, इसलिए हमको कन्वेयंस हेल्पर चाहिए. ये 6 अलाउंसेस, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट स्पेंट विचएवर इज लोअर. और एक कैटेगरी है 2 चिल्ड्रन 2 ट्रैवलिंग 4 प्लेसेस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 per month per child, maximum 2 children. Children hostel allowance ₹300 per month per child, maximum 3 children, right? Then traveling allowance, normal employee fully taxable, nothing exempt, 0 exemption. और अगर आप handicapped हो तो ₹3,000 per month will be the exemption that is available to you. Next हमने क्या देखा? आउटस्टेशन अलाउंस 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 विच एवर इज लोअर. नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर आप ट्राइबल एरिया से आते हो तो ₹200 पर मंथ. अंडरग्राउंड अलाउंस ₹800 पर मंथ. हिली एरियाज, रिमोट एरियाज, बॉर्डर एरियाज 200 to 7,000 रुपीज पर मंथ. एंड देन नेक्स्ट हमने क्या देखा? हाउस रेंट अलाउंस माय डियर स्टूडेंट्स. हाउस रेंट अलाउंस, डू यू गेट इट? इन केस ऑफ HRA, in case of HRA how much is the exemption my dear students? Amount received, rent paid minus 10% of salary,
right? And then if you're in a metro city, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Then 50% of salary. Okay, else आप ये 4 cities छोड़ के कहीं और हो तो 40% of salary. Clear my dear students? Clear my dear students? अगर इन अलाउंसेस को, ये 6 और ये 8, अगर इन 14 अलाउंसेस को छोड़ के अगर किसी एम्प्लॉय को और कोई भी अलाउंस मिलता है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, तो इट इज बेटर कि आप ये 8 और ये 6 अलाउंसेस का नाम याद रख लो, ताकि इसको छोड़ के कोई भी अलाउंस मिलेगा तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, फिर चाहे वो किसी नाम से क्यों ना हो, किसी भी नाम से क्यों ना हो, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, देन ओके यू आर गेटिंग मेडिकल अलाउंस, बराबर है? क्या इन 14 नंबर्स में वो कवर्ड है? नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? इसलिए मैंने इसको स्पेशल टाइम दिया है। ओके, नाउ फ्यू अलाउंसेस माय डियर स्टूडेंट्स आर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ retirement, my dear students. First is gratuity, my dear students. Okay, yes, now gratuity. When we speak about gratuity, ये सारे की सारे exemptions, my dear students, all these exemptions are available under section 10. Under section 10, gratuity मतलब it's a compensation which is received at the time of retirement. आप अभी हमारा जॉब छोड़ के जा रहे हो तो आपकी क्या हो जाए, आप आगे सस्टेन कर सको, आपका गुजारा हो जाए अच्छे से, उसके लिए ग्रेचुइटी दिया जाता है। ओके, नाउ अगर ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, देखो एम्प्लॉय कौन है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर अदर एम्प्लॉयज है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो चेक करो वेदर ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इफ ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ओके, इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है, इन दैट केस ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस हाउ मच इज द एग्जेम्पशन? 15/26 into last drawn salary into number of years of completion of service, my dear students, and rounding off is allowed. Now what does this mean? यहाँ पे सी अंडरस्टैंड, जब हम सैलरी की बात करते हैं ना तो कुछ ऐसी चीजें जो हमको याद रखनी पड़ती है, राइट? इट्स लाइक अ फॉर्मूला, जो याद रखना है वो याद रखना ही पड़ता है। वैसे अगर हम कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी में देखेंगे तो इट इज मोर लॉजिकल, बट सैलरी इट इज व्हाट इट, यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एक्ट ने बोल दिया कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3, तो हमको 1 2 3 याद रखना मैंडेटरी है। ओके, सो अगर ग्रेचुइटी में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है, ओके, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, देन एग्जेम्पशन वुड बी 15/26 into last drawn salary into number of years completed. ओके, नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड, राउंडिंग ऑफ इज अलाउड। मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जो इयर्स है, आपके जो इयर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 32 ईयर्स 6 मंथ्स, ओके, तो उस 6 मंथ्स को आप राउंड ऑफ करके 7 ईयर, 1 ईयर कर लोगे तो दैट विल बी 33 ईयर्स। ओके, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 lakhs। कम ऑन, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो तो एग्जेम्पशन कितना है? 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, और वो राउंड ऑफ कर सकते हो अमाउंट रिसीव्ड और ₹20 lakhs विच एवर इज लोअर। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी में कवर्ड नहीं हो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस हाफ ऑफ एवरेज 10 months सैलरी। ओके, जब तक आप काम कर रहे थे, ओके, अब आप काम छोड़ के जा रहे हो इसलिए आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है, राइट? जब आप काम छोड़ के जा रहे हो तो हम 10 महीने पीछे मुड़ के देखेंगे, आपकी एवरेज सैलरी कितनी थी? 10 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 10, ओके, यस, एवरेज सैलरी कितनी थी इनटू नंबर ऑफ इयर्स, मतलब आपने कितने साल तक काम किया है, हर साल का 10 महीने की सैलरी का एवरेज हम लेंगे, उसका आधा लेंगे। अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में राउंडिंग ऑफ अलाउड एंड नॉट अलाउड, मतलब इफ इट इज 32 ईयर्स एंड 6 months, हम सिर्फ 32 ईयर्स लेंगे। ओके, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 lakhs। सो कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन विथ मी,
ग्रेचुइटी एग्जाम्पशन कितना होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में अगर कवर्ड होगा तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कम ऑफ सर्विस, राउंडिंग ऑफ अलाउड, अमाउंट रिसीव 20 lakhs विच एवर इज लोअर. अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो हाफ इंटू 10 months लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड. ओके, अमाउंट रिसीव 20 lakhs विच एवर इज लोअर. So first point change होता है depending on whether you are covered under payment of gratuity act or you are not covered. Okay, yes my dear students. Next हमको जो मिलता है, next retirement benefit जो हमको मिलता है उसको कहा जाता है pension my dear students. उसको क्या कहा जाता है? pension my dear students. Okay, अगर pension आपको during employment मिल रहा है, ओके अगर आपको पेंशन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. अगर आपको पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आप काम छोड़ के जा रहे हो, अब आपको पेंशन मिलने वाला है, तो पेंशन क्या होता है? अगर आपको पीरियोडिक वे में मतलब हर महीना ओके कोई पेंशन मिलता है तो उसको पीरियोडिक पेंशन बोला जाता है, अनकम्यूटेड पेंशन. और अगर आपको एक साथ लमसम अमाउंट मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन. Okay, so commuted pension and uncommuted pension, right? If you are receiving my dear students, अगर आपको uncommuted pension मिलेगा, okay, अगर आपको uncommuted pension मिलता है तो it is taxable in the hands of all employees, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. ग्रेचुइटी में हमने क्या देखा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट को टैक्सेबल है, राइट उसमें भी हमने नॉन गवर्नमेंट को अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड होगा कि नहीं होगा तो एग्जेम्पशन जो है वो डिफरेंट है. ओके, पेंशन में हमने क्या देखा कि वो सिर्फ बाइफर्केट क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिक, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड, बराबर है. अगर कम्यूटेड पेंशन होगा तो टैक्सेबल, सॉरी अगर अनकम्यूटेड पेंशन होगा तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. और अगर कम्यूटेड पेंशन होगा ओके तो चेक करो आपको सिर्फ पेंशन मिल रहा है कि पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों मिल रहे हैं. आपको सिर्फ पेंशन मिल रहा है या पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों मिल रहा है? ओके, यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा वेदर ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, सी अंडरस्टैंड, फोकस. कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन. सी कम्यूटेड पेंशन में अनकम्यूटेड पेंशन तो टैक्सेबल है, पीरियोडिक अमाउंट आपको मिल रहा है ना, वो फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप कोई भी हो. अगर कम्यूटेड पेंशन में फिर बाइफर्केट होगा, लमसम अमाउंट मिल रहा है, एक ही साथ एक ही बार का फुल पेमेंट हो रहा है. ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुल एग्जेम्प्ट. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो यू हैव टू चेक क्या उसको ग्रेचुइटी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. अगर उसको पेंशन भी मिल रहा है, ग्रेचुइटी भी मिल रहा है तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप ना फिर थोड़ा पेंशन का एग्जेम्पशन कम कर दो. क्यों? क्योंकि ग्रेचुइटी भी मिल रहा है ना उसको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो एग्जेम्पशन हम कम कर देंगे. ओके, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेबल पेंशन और उसका 1/3 विल बी अवेलेबल एज एग्जेम्पशन. और अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिली है तो आपका जो कम्यूटेबल पेंशन, फुल कम्यूटेबल पेंशन, 100% कम्यूटेबल पेंशन, उसका हाफ आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन में मिल जाएगा. ओके, यस. और अगर मेरे डेथ के बाद मेरे फैमिली को अगर पेंशन मिलता है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Clear everyone? Okay, yes, come on. So pension received during employment, at the time of retirement, after the service, my dear student, after the death of employer. Okay, after the death of employee. अगर during service मिलता है तो it is fully taxable, my dear students. Okay, अगर at the time of retirement मिलता है, check uncommuted or commuted. Uncommuted taxable in all the hands of employees. Okay, and अगर commuted होगा तो government employee को exempt और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो चेक करो ग्रेचुइटी मिल रहा है क्या, तो एग्जेम्पशन विल बी 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेबल पेंशन. ओके, और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा तो हाफ ऑफ टोटल 100% कम्यूटेबल पेंशन विल बी द एग्जेम्पशन अलाउड. और अगर आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय अगर पेंशन मिलता है इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, माय डियर स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, यस. नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस. अब नेक्स्ट जो रिटायरमेंट के वक्त आपको मिलता है वो है लीव सैलरी. व्हाट इज मेंट बाय लीव सैलरी, माय डियर स्टूडेंट्स?
व्हाट इज मेंट बाय लीव सैलरी? ओके, आपको हर एम्प्लॉयर कुछ छुट्टियां सैंक्शन करके देता है, आप हर साल में इतनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हो. ओके, यस. अब अगर किसी एम्प्लॉय ने इन छुट्टियों का बेनिफिट ना लेके अगर वो उन्होंने काम में कन्वर्ट किया है, देन उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उसको लीव सैलरी मिलता है. If leave salary is received during employment, my dear students, then it is fully taxable. अगर during employment आपको कुछ भी leave salary मिला है, it is fully taxable, my dear students. Okay? आगे, अगर at the time of retirement मिला है, चेक करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. चेक करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, माय डियर स्टूडेंट्स. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको मिलता है, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर एग्जेम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, एक्चुअली आपको कितना अमाउंट मिला. सेकेंड, एवरेज सैलरी इनटू 10 months, my dear students. Okay, average salary into 10 months, my dear students. And then maximum 3 lakh rupees और लीव क्रेडिट फॉर 30 days. ओके, यहाँ पे थोड़े से 4 पॉइंट्स है, चारों की चारों आपको याद रखना है. एग्जाम्पशन कितना है लीव सैलरी में से? नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट आपको लीव सैलरी कितनी मिली. एक्चुअल सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इंटू 10 months, माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब 10 महीने की सैलरी हमको कंप्यूट करना है. फिर 3 लाख रुपए या लीव क्रेडिट फॉर 30 days. अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव तो हम निकाल सकते हैं, एवरेज 10 महीने की सैलरी निकाल सकते हैं. 10 महीने की सैलरी ले लो, टोटल लो, डिवाइडेड बाय 10. ओके, मैक्सिमम 3 लाख, ये तो अमाउंट स्पेसिफाइड है. अब ये लीव क्रेडिट कैसे निकालते हैं मैम? लीव क्रेडिट कैसे निकालते हैं, आई विल टेल यू. हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ लीव अलाउ करता है, तो चेक करो हाउ मेनी लीव्स आर अलाउड. सो दीज लीव्स आर इन डेज, राइट? दीज लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ डेज, माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, उसमें से लीव कितने लिए हैं, कितने लीव आपको अलाउ थे, उसमें से आपने कितने दिन की छुट्टियां ली है, राइट? सो आपको क्या मिल गया? बैलेंस. लीव जो आपने नहीं ली वो इन डेज है, राइट? बट उसको क्या करो, यू कन्वर्ट दैट इनटू मंथ्स, बिकॉज सैलरी आपने को क्या मिलता है, पर मंथ मिलता है. तो हमने इन डेज को क्या किया, फिर जो लीव अपने पास अभी भी अवेलेबल है डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, तो हमको लीव क्या मिला इन मंथ्स, एंड मल्टीप्लाई दिस बाय एवरेज सैलरी जो आपने ऊपर कंप्यूट करी. डू यू अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई इट बाय एवरेज सैलरी. ओके, सो दैट इज अ लीव क्रेडिट फॉर 30 days. सबसे इजी कॉम्पिटिशन मैंने किया यहाँ पे. कितने लीव मिले हैं, कितने लीव लिए हैं, राइट? लीव कितने बचे हैं, राइट? उसको आप मंथ्स में कन्वर्ट करो इनटू एवरेज सैलरी. ओके, नाउ हियर व्हाट वुड बी सैलरी, माय डियर स्टूडेंट्स? सैलरी वुड बी बेसिक प्लस DAR प्लस CT. व्हाट इज दिस? DAR means DA which forms part of retirement benefits and commission as a percentage of turnover, my dear students. Okay, yes. आगे further. Okay, yes. अब yes, voluntary retirement. Now voluntary retirement, my dear students. Now listen to me. Voluntary retirement मतलब क्या? अगर आप खुद से, अगर गवर्नमेंट, अगर आपका एम्प्लॉयर, ओके, अगर आपका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप वॉलंटरीली रिटायर कर लो. ओके, आपका चॉइस है. अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो इतनी आपकी सैलरी है, अगर आप छोड़ के जाना चाहो तो इतना आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट है. हम खुद से आपको छुड़वाना नहीं चाहते, आप खुद से रिटायरमेंट ले लो. हम आपको निकालना नहीं चाहते. आप इतने साल से हमारे साथ एसोसिएटेड हो, हम आपको निकालना नहीं चाहते, राइट? अगर हम खुद से रिटायरमेंट लेते हैं, इट इज नोन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. ओके, इसका एग्जेम्पशन मिलता है. इसका एग्जेम्पशन कितना है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब आपको कितना वॉलंटरी रिटायरमेंट में मिला है? ₹5 lakh. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट में कितने पैसे मिले हैं? 5 लाख रुपीज का लिमिट है. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज हायर ऑफ, मतलब उधर भी हायर ऑफ 1 लास्ट ड्रॉन सैलरी into 3 months into number of years completed service. मतलब क्या? जितने साल में आपने काम किया है, हर साल के 3 महीने की सैलरी. सी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, आपने लास्ट, जब आप काम छोड़ रहे हो तो आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी पर मंथ इंटू 3 months, मतलब 3 महीने की सैलरी हो गई. हर 3 महीने की सैलरी, जितने साल आपने काम किया, मतलब हर साल के 3 महीने की सैलरी हम यहाँ पे एग्जाम्पशन में कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस. मतलब क्या?
अभी आपने 25 साल काम करने का डिसाइड किया था, आपने 20 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, मतलब और 5 साल में आप कितने पैसे कमा सकते हो, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा, राइट. सो अमाउंट रिसीव्ड ₹5 lakh एंड हायर ऑफ नंबर 1 3 months सैलरी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, एंड सेकेंड आपकी बैलेंस पीरियड जो है, मतलब वो 5 साल में आप कितना सैलरी कमाओगे, इन दोनों का हायर और 5 lakh और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर विल बी द एग्जेम्पशन अलाउड. अब वॉलंटरी रिटायरमेंट में एग्जेम्पशन लेने के लिए देयर आर अ फ्यू कंडीशंस. मिनिमम आपको 10 years ऑफ सर्विस या 40 years ऑफ एज, ओके 10 साल की सर्विस मिनिमम आपको करनी पड़ेगी, या तो आपका 40 साल अगर हो गया है तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो. इट इज़ अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट डायरेक्टर्स रिटायर नहीं हो सकते. ओवरऑल रिडक्शन, सी वॉलंटरी रिटायरमेंट किया है और आपने पीबीटी को बोला आप वॉलंटरीली रिटायर कर लिया और पीबीटी की जगह दूसरों को ले लिया, नहीं चलेगा. इट शुड लीड टू ओवरऑल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. Okay, it should not be filled up and no same management must be there. If yes, तो आपको voluntary retirement scheme के अंडर क्या मिल जाएगा my dear students? You will get the exemption. Next is retrenchment compensation. Retrenchment compensation. See, understand my dear students, अगर आपको retrenchment compensation as per scheme of central government मिल रहा है, अगर आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एज अ स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिल रहा है तो एग्जेम्पशन नील, फुल अमाउंट टैक्सेबल, पूरा की पूरा अमाउंट टैक्सेबल है. और अगर किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिट्रेंचमेंट मिल रहा है, इन दैट केस अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से आपको एक रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिल रहा है, इन दैट केस एग्जेम्पशन इज हाउ मच, अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट कैलकुलेटेड. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो अमाउंट कैलकुलेट होता है या मैक्सिमम 5 lakh विच इज लोअर. ओके, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट में हमने क्या देखा, अमाउंट रिसीव्ड 5 lakh एंड हायर ऑफ 3 महीने की सैलरी, बैलेंस ईयर्स की सैलरी. ओके, इन दोनों का हायर और 5 लाख और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर. और यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख और अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट विच एवर इज लोअर. माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? सो दिस इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. सो अब तक हमने क्या देखा, बेसिक सैलरी के कॉम्पोनेंट्स देखे, राइट. फिर हमने क्या देखा, फिर हमने अलाउंसेस देखे, 6 allowances, amount spent or amount received whichever is lower. Then 8 allowances, amount received or limit whichever is lower, and बाकी सारे allowances fully taxable. फिर हमने कुछ ऐसे allowances देखे, जो benefits देखे जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलते हैं, उसमें से कितने अमाउंट exempt होगा हमने देखा है. एंड ऑल दीज exemptions are calculated under section 10 my dear students. ओके, अब रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या मिलता है वो देखते हैं. अब रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या मिलता है वो देखते हैं. सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड, आप लोगों ने पीएफ का नाम तो सुना होगा. व्हाट इज मेंट बाय पीएफ? पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स, सुना ही होगा ना, राइट. पीएफ मतलब क्या, सी अंडरस्टैंड, जब भी हमको सैलरी मिलता है एम्प्लॉयर से, ओके, तो हम क्या देखते हैं, आपने सुना होगा कि आपका भाई बहन मम्मी पापा कोई जॉब करते हैं तो क्या बोला जाता है, ऑन हैंड सैलरी कितना आया. ऑन हैंड सैलरी कितना आया मतलब क्या, अगर आपका सैलरी फिक्स हुआ है से 1 लाख रुपए, तो आपके हाथ में 1 लाख रुपए नहीं आते, उसमें से कुछ डिडक्ट हो जाते हैं पीएफ के लिए, कुछ डिडक्ट हो जाता है, राइट. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस ऑल्सो, करेक्ट. तो ये लेस होने के बाद आपको आपके पैसे मिलते हैं. फिर क्या ये पैसे अपने नहीं है, अपने ही हैं, पर आप आगे जब टैक्स पे करोगे तो आपको ये टीडीएस का बेनिफिट मिल जाएगा. जब आप रिटायर हो जाओगे तो आप पीएफ में से पैसा निकाल के जा सकते हो, आप जब जॉब छोड़ के जाते हो तो, राइट. मतलब इन शॉर्ट आपके कल की तैयारी आज ही एम्प्लॉयर आपके हाथ से करवा रहा है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट पीएफ. अब इस पीएफ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है खुद के जेब से और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है. अब एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इसके ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी, सिर्फ देते वक्त उसको वो लेस करके दिया जाता है, राइट. तो उसके सैलरी में वो उसका कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है. बट जो एम्प्लॉयर से मिलता है, एवरी बेनिफिट दैट फ्लोज फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, it is my dear students, it is taxable. It would be added in the form of salary. It would be added, yes, in the salary in the hands of employee. अब देखते हैं कि what happens in this case. Statutory provident fund, statutory, lawful, legal, मतलब ये सिर्फ government employees को allowed है my dear students. It is available only to government employees. Employer जो contribute करता है fully exempt. एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं है सैलरी में, इट इज फुल्ली एग्जाम्ड. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मतलब क्या, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जीटीआई में से लेस हो जाएगा एज डिडक्शंस. इंटरेस्ट जो मिलता है एसपीएफ पे पूरा की पूरा एग्जाम्ड. एंड अमाउंट रिसीव्ड, अगर आप रिटायरमेंट के वक्त पीएफ पे से पैसा निकालते हो तो वो भी पूरा की पूरा एग्जाम्ड. अगर पीपीएफ होगा,
पीपीएफ माय डियर स्टूडेंट्स, पीपीएफ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी पैसा डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉय होना चाहिए, इवन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कैन डू, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीपीएफ, हम खुद जो डालते हैं वही पीपीएफ में है, राइट। तो इसका डिडक्शन कितना है, इसका डिडक्शन एटीसी में मिलता है अप टू 1,50,000, ओके, यस, हमने एटीसी में डिडक्शंस में हम लोग देखेंगे। आगे इंटरेस्ट जो मिलता है पीपीएफ का फुल्ली एग्जेम्प्ट। आगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, अगर आप पीपीएफ से पैसा निकाल के लेते हो तो इट इज fully exempt my dear students. Now RPF, recognized provident fund, okay, recognized provident fund, understand my dear students, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर एम्प्लॉयर आपके लिए कोई फंड क्रिएट करता है, तो अगर वो रिकॉग्नाइज्ड होगा, मतलब अगर इनकम टैक्स एक्ट ने, अगर सीबीडीटी ने उसको अप्रूवल दी होगी, तो उसको आरपीएफ कहा जाता है। अगर उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो वो एम्प्लॉय के लिए है, तो एम्प्लॉय के हाथ में हम लोग ऐड कर देते हैं, बट उन्होंने क्या बोला है 12% तक ऐड करने की जरूरत नहीं है, 12% से आगे, 12% से आगे अगर कुछ होगा तो आपको ऐड कर देना पड़ेगा। यस, ओके। आगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इट इज अवेलेबल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड 9.5% तक एग्जाम, उससे आगे टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जाम, पर इसके कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? द फर्स्ट कंडीशन इज ही हैज रेंडर्ड द सर्विस ऑफ 5 years, 5 साल से कंटिन्यूसली अपने पास उसने मिनिमम काम किया है, या उसको 5 साल काम करना था बट उसको इलनेस की वजह से या एम्प्लॉयर के बिजनेस के डिसकंटिन्यूएंस की वजह से, मतलब एम्प्लॉयर ने बिजनेस बंद कर दिया तो ओके, या ऐसे कोई अदर कॉजेज जो उसके हाथ में नहीं है, उसके वजह से अगर उसको जॉब छोड़ना पड़ा तो भी उसको आरपीएफ का पैसा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट मिनिमम 5 साल सर्विस मैंडेटरी है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर ने खुद का पीएफ निकाला है और वो अप्रूव नहीं है, तो इन दैट केस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में पैसा डालते वक्त नॉट टैक्सेबल। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नॉट अवेलेबल, बट आप जब पैसा निकाल के लेके जाओगे ना यूआरपीएफ से, पूरा की पूरा पैसा निकाल के लेके जाओगे, तब इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा आईओएस में, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी माय डियर स्टूडेंट्स। गेटिंग इट? ओके, यस, सो दिस इज अबाउट पीएफ माय डियर स्टूडेंट्स। अब आगे अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट के लिए, अगर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में अगर एम्प्लॉयर ने अपने लिए कंट्रीब्यूट किया होगा, तो उन्होंने क्या बोला है, एम्प्लॉय खुद के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में, और अगर एम्प्लॉयर ने किया है तो 7,50,000 तक एग्जाम माय डियर स्टूडेंट्स, उसके आगे पूरा की पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट भी पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, जस्ट 1 minute. Yes, so this is all about allowances my dear students, this is all about allowances. Okay, अब आगे हमने क्या देखा, सैलरी प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस perquisites प्लस perquisites my dear students. अब perquisites मतलब क्या, non monetary benefits which are provided by the employer to the employees are known as perquisites. अब कुछ perquisites exempt है my dear students, कौन से? टी और स्नैक्स, राइट। ऑफिस में 4 बार चाय आती है, राइट, तो वो तो एग्जाम्प्ट होगी। क्या एम्प्लॉयर थोड़ी ना 2 रुपए 2 रुपए हर बार सबसे कलेक्ट करेगा, नो, इट इज एग्जाम्प्ट, राइट। फूड अगर ₹50 तक होगा तो इट इज एग्जाम्प्ट, इससे आगे अगर आप कुछ दोगे तो इट इज टैक्सेबल। रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कुछ दी है, हाँ, जिम है, राइट, टेबल टेनिस है, राइट, टीटी का टेबल भी होता है, देन जिम भी होता है कई बड़े बड़े ऑफिसेज में, राइट, तो वो पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट है। आगे गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, एग्जाम्प्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल, अगर उसको वो माल दिया जिसका आप बिजनेस करते हो तो चलता है। आगे कन्वेंस फैसिलिटी हमने देख लिया ऑलरेडी। ट्रेनिंग तो मैंडेटरी है, ट्रेनिंग के बिना आपका बिजनेस प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया सर्विसेज लिए हैं, ओके, तो एनी परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया टू अ सिटीजन, इट इज कंप्लीटली एग्जाम्प्ट। व्हाई? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया आउटसाइड इंडिया। इंडियन फॉरेन सर्विस में जो करते हैं एम्बेसडर्स, राइट, दे आर कवर्ड हियर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सम स्पेसिफाइड स्कीम, अगर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में या अगर अपने लिए इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर कर रहा है तो इट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इट इज अलाउड। आगे लोन्स, ओके, नाउ हियर अगर एम्प्लॉयर अपने को लोन देता है, अगर आपने देखा होगा अपने काम वाली बाई के पास तो 7-8 हज़ार का लोन होता ही है,
राइट। तो उनका यहाँ पे क्या कहना है कि अगर आपने लोन दिया है तो इट इज़ एग्जेम्प्ट, बट उसमें अमाउंट का लिमिट कितना है 20,000 तक लोन दिया, ठीक है, ओके। और अगर आपने आपके एम्प्लॉय को कोई मेडिकल डिसीज़ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने लोन दिया है तो इट इज़ एग्जेम्प्ट, बाकी सब टैक्सेबल, ओके। मतलब 20,000 से ज़्यादा लोन दिया इट इज़ टैक्सेबल, 20,000 से कम लोन दिया इट इज़ एग्जेम्प्ट, ओके। आगे मेडिकल फैसिलिटी, अपने ऑफिस में जैसे कुछ न्यू ईयर्स था, न्यू ईयर्स के गड़बड़ में सब लोग पूरा ऑफिस सजा रहे थे और एक एम्प्लॉय ऊपर चढ़ गया और क्या हो गया, गलती से वो नीचे गिर गया, तो वहाँ पे उसको क्या हुआ, फर्स्ट एड बॉक्स लाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, उसको ट्रीटमेंट दी गई, राइट। तो क्या हम उससे उसका पैसा लेंगे? इट इज़ लॉजिकल, नहीं लेंगे। सो मेडिकल ट्रीटमेंट विच आर प्रोवाइडेड एट ऑफिस इट इज एग्जाम्प्ट माय डियर स्टूडेंट्स। पीरियोडिकल्स, जर्नल्स आपको दिया है एग्जाम्प्ट। टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मतलब क्या, आपके बच्चे हैं, ओके आपके बच्चे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे हैं और आईटीसी ने मुझे हायर किया, तो मैं क्या बोलती हूँ कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो उन्होंने क्या बोला, हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे। तो जो फ्री एजुकेशन मिल रहा है, अगर मैं कहीं और डालती तो मुझे फीस पे करने पड़ते हैं, राइट। बट यहाँ पे मुझे फ्री एजुकेशन मिल रहा है, तो उनका क्या कहना है, ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, तब हम उसको छोड़ देंगे। उससे ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स, ओके। कंप्यूटर और लैपटॉप के बिना आजकल कुछ काम नहीं होता। मूवेबल एसेट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन, रेंट फ्री, अकोमोडेशन, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी पर्पसेस, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब की सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। नाउ लेट अस गो इन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी परक्विजिट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ द फर्स्ट परक्विजिट, ओके, जस्ट 1 minute माय डियर स्टूडेंट्स। यस पॉज किया था मैंने, ओके नो प्रॉब्लम। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, ओके यस लेट्स कंटिन्यू अहेड माय डियर स्टूडेंट्स। की परक्विजिट्स, अगर से फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, आपको रहने के लिए घर दे रहा है, अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दे रहा है, अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहा है। और एक तो क्या हो सकता है, वो फर्निश्ड हो सकता है या अनफर्निश्ड हो सकता है। सो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि पहले आप अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकालो और उसमें फर्नीचर का वैल्यू ऐड कर दो, उसमें आप फर्नीचर का वैल्यू ऐड कर दो। नाउ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो लाइसेंस फीस, राइट, हर एरिया के लाइसेंस फीस होते हैं, तो लाइसेंस फीस लेस, अगर एम्प्लॉय कुछ पैसा दे रहा है रेंट के तौर पे, खर्चे के तौर पे, वो लेस हो जाएगा, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। सो कम ऑन, लाइसेंस फीस लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो चेक करो ये जो घर की फैसिलिटी एम्प्लॉयर आपको दे रहा है वो ओन्ड है या हायर्ड है, मतलब उस कंपनी का खुद का है या कंपनी ने किसी और से रेंट पे लिया है। अगर कंपनी का खुद का होगा तो हाउ मच विल बी द परक्विजिट टैक्सेबल। सी अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्विजिट्स। अलाउंस में आपको एग्जेम्पशन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना वो दिया गया है सेक्शन 10 में, और परक्विजिट में क्या है, वो नॉन मॉनिटरी है, चीजें दी गई है, उसका हम वैल्यू निकालेंगे, इसलिए दीज आर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर जहां पे घर दिया है उस एरिया का पॉपुलेशन देखो, अगर उसका पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, परक्विजिट इज 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से ज्यादा बट 25 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 25 लाख,
अप टू 25 lakhs देन 10% ऑफ सैलरी, और अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी. ओके, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी. यहाँ पे सैलरी मतलब क्या? सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. मतलब क्या? हमको सब कुछ हर चीज का कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में अकोमोडेशन का कैलकुलेशन करना है. ओके, यस. एंड अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हायर्ड है, मतलब क्या? कंपनी ने भाड़े पे लेके आपको दिया है, राइट? मतलब कंपनी इज पेइंग द रेंट फॉर यू. इन दैट केस 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल मनी, एक्चुअल रेंट, higher charges which the company is paying, whichever is lower, less amount recovered from employee if any. अगर गवर्नमेंट आपको होटल की फैसिलिटी दे रहा है, ओके, तो अप टू 15 डेज माय डियर स्टूडेंट्स, अप टू 15 डेज 15 दिन चलता है. उसके ऊपर अगर दिया तो 24% ऑफ सैलरी, लेस अमाउंट रिकवर्ड इफ एनी. ओके, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो टोटल आप 90 डेज तक क्या कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स? 90 डेज तक आप उसका ये कर सकते हो. वैल्यू ऑफ ओनली वन हाउस विल बी कंसिडर्ड. मतलब कैसे? अंडरस्टैंड क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई से मुझे दिल्ली शिफ्ट किया, ओके, तो मुंबई में मैं पहले दिन रहूंगी, फिर पहले रहूंगी, पैकिंग करूंगी, फिर दिल्ली जाऊंगी, फिर शिफ्ट होंगी, राइट? तो हियर देर क्या होगा? जब दिल्ली में उनको घर मिलेगा तभी तो मुझे वहां पे देंगे ना, बराबर है, राइट? सो आई विल बी गिवन सम ग्रेस डेज ऑल्सो. तो उन्होंने क्या बोला है? 90 दिन तक हम सिर्फ एक घर ही कंसिडर करेंगे. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड फर्दर. ओके, ओके, सो ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. ओके, ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. अगर इसके साथ साथ घर के साथ साथ फर्नीचर भी दिया तो क्या हो जाएगा? पहले अनफर्निश्ड घर का कैलकुलेशन निकालो, फिर उसमें फर्नीचर का अमाउंट ऐड कर दो. अगर ओन्ड फर्नीचर होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. अगर आपने रेंट पे लिया होगा तो हायर चार्जेस. ओके, यस. और अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा लिया होगा तो वो लेस हो जाएगा. अगर आपको कार दी गई, अगर आपको एम्प्लॉयर ने कार दी माय डियर स्टूडेंट्स, तो चेक करो. हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इफ द कार इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की कार है और खर्चा भी एम्प्लॉयर ही करता है. ऑफिशियल यूज के लिए तो इट इज नॉट परक्विजिट. प्राइवेट यूज के लिए होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल हायर चार्जेस, बराबर है ना? एम्प्लॉय क्या करेगा? उसका रेंट हायर चार्जेस पे करेगा, राइट? तो हायर चार्जेस प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस, उसमें पेट्रोल वगैरह भरने का खर्चा लेस. अगर एम्प्लॉय ने कुछ खर्चा किया है तो वो लेस हो जाएगा. ओके, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट. तो उन्होंने क्या बोला है? अगर 1600 सीसी, 1600 लीटर 1600 सीसी से कम होगा तो अप टू 1800 पर मंथ, और अगर उससे ज्यादा होगा तो 2400 पर मंथ. आगे, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय. ऑफिशियल यूज इट इज नॉट परक्विजिट. प्राइवेट यूज 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, लेस अमाउंट रिकवरेबल. पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट, टोटल अमाउंट ओके क्या हो जाएगा? टैक्सेबल 1600 सीसी तक होगा तो 600 पर मंथ. अगर 1600 लीटर से ज्यादा होगा तो 900 पर मंथ. ओके, अगर शॉफर मतलब ड्राइवर प्रोवाइड किया है तो 900 पर मंथ. ओके, यस. आगे माय डियर स्टूडेंट्स, इफ कार इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कार है और खर्चा भी एम्प्लॉय करता है, तो यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट एम्प्लॉयर से नहीं आ रहा, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ परक्विजिट. अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओके, यस, तो इन दिस केस उन्होंने क्या बोला है? ऑफिशियल यूज नील, प्राइवेट यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जितना प्राइवेट यूज के लिए आप करते हो, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट होगा तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस 1800 पर मंथ और 2400 डिपेंडिंग ऑन सीसी. अगर 1600 तक सीसी होगा तो 1800, अगर 1600 से ज्यादा सीसी होगा तो 2400 पर मंथ. आप लेस कर दो, राइट? उसमें से 900 रुपए पर मंथ आप ड्राइवर के लेस कर दो, वो अमाउंट वुड बी टैक्सेबल. एनी अदर ऑटोमोटिव ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर कार छोड़ के दूसरी कोई भी गाड़ी अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को तो ऑफिशियल यूज के लिए तो इट इज नॉट परक्विजिट. प्राइवेट यूज के लिए तो जितना खर्चा किया है उतना परक्विजिट हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट होगा तो एक्चुअल खर्चे में से लेस 900 रुपए पर मंथ हो जाएगा. मतलब 900 रुपए का खर्चा आप खुद के लिए हर महीना कर सकते हो, इन शॉर्ट. ओके, यस. अब आगे नेक्स्ट, अगर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी होगी तो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हो तो इट्स नॉट परक्विजिट. अगर अदर पर्पसेस के लिए यूज करते हो देन एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर्स, ओके, कितना एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को हुआ है दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. क्लब फैसिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स, क्लब फैसिलिटी मतलब क्या? सी अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको क्लब में ज्वाइन करवाया है तो इन दैट केस इट इज नील, क्योंकि वो खुद का प्राइवेट पर्पस नहीं है, इट इज फॉर ऑफिस पर्पस, राइट? तो इट इज नॉट टैक्सेबल एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. इफ इट इज गिवन यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज
देन इट इज नॉट परक्विजिट माय डियर स्टूडेंट्स. अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस पे करी है आपकी एम्प्लॉयर ने, देन इनिशियल फीस भी नील मानी जाएगी आपके हाथ में. टैक्सेबिलिटी विल बी, टैक्सेबल वैल्यू विल बी नील. अगर अदर्स कुछ होगा तो एक्चुअल कॉस्ट लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी परक्विजिट माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको एम्प्लॉयर से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, ओके, सो इफ कॉस्ट डज नॉट एक्सीड 5,000 पर मंथ, मतलब 5,000 तक का खर्चा, 5,000 रुपए तक का गिफ्ट एम्प्लॉयर आपको दे सकता है, उस पर परक्विजिट नहीं आएगा. पर 5,000 से ऊपर अगर आपको गिफ्ट मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स. ओके, ESOPs माय डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या तो स्वेट इक्विटी शेयर्स. मतलब क्या, आपने कंपनी के लिए खून पसीना एक किया, आपने कंपनी के लिए स्वेट बहाया, इसके लिए हम आपको ESOP देंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे. मतलब क्या, अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो हमारे शेयर की कीमत 500 रुपए है, बट बिकॉज यू आर एम्प्लॉय हम आपको वो शेयर 150 रुपए में दे रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, परक्विजिट मतलब क्या, मार्केट में लेने जाओ तो 500, आप उसको कितने में दे रहे हो, 150. सो 500 माइनस 150, 350 रुपए विल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस. आगे यूज ऑफ मूवेबल एसेट. आप कोई मूवेबल एसेट उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, सिर्फ यूज करने के लिए. ओके, तो इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेस अगर आपने कुछ अमाउंट रिकवर किया होगा एम्प्लॉय से. तो अगर एम्प्लॉयर ने हायर किया होगा, रेंट पे लिया होगा, तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिकवर्ड. और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के बिना आजकल कुछ काम नहीं होता, इसलिए उनको परक्विजिट नहीं माना जाता. अगर एम्प्लॉयर ने आपको कुछ मूवेबल एसेट सेल कर दी है माय डियर स्टूडेंट्स, सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, इन दैट केस अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये देखो, आपको जो भी सेल किया है वो इस 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है. विच 3 कैटेगरीज? इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर है, कार है, और या अदर एसेट है. इफ इन दिस केस इफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर होगा, कार होगा, अदर एसेट होगा, तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन रेट और डेप्रिसिएशन मेथड अलग है. मतलब उनका क्या कहना है, अगर सेल कर रहा है ना एम्प्लॉयर आपको चीज, तो क्या करो, उसका कॉस्ट निकालो, उस कॉस्ट में से हम बोलते हैं उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लेस करो, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट. क्लियर? ओके, सो जो कॉस्ट होगा अगर उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर होगा तो 50% रेट से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो फॉर एवरी ईयर, जितने साल तक वो एम्प्लॉयर के पास था. बराबर है ना, उतना तो डेप्रिसिएशन हो गया, तो वो परक्विजिट में से लेस हो जाएगा ना, क्योंकि डेप्रिशिएटेड अमाउंट आपको दी जा रही है. एम्प्लॉयर आपको यूज्ड एसेट दे रहा है, नया नहीं, राइट. तो फिर कार होगा तो आप क्या करो, कॉस्ट में से 20% WDV मेथड से जितने साल तक एम्प्लॉयर ने यूज किया है उतने साल तक डेप्रिसिएशन आप लेस कर दो. अगर अदर एसेट होगा तो 10% SLM मेथड से लेस कर दो. फिर जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगा उसमें से सेल वैल्यू लेस कर दो एंड द बैलेंस इज परक्विजिट इन योर हैंड्स. आगे, अगर आपको लोन दे रहा है एम्प्लॉयर, ओके, अगर वो इंटरेस्ट फ्री होगा, कहीं और से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा क्योंकि आपने एम्प्लॉयर से लिया. तो इफ इट इज एन इंटरेस्ट फ्री लोन, तो अगर आपको किसी स्पेसिफाइड डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए दिया है या अप टू 20,000, देन परक्विजिट इज निल. ओके, अगर उससे ज्यादा अमाउंट होगा तो वहां पे क्या बोला है, SBI का रेट देखो, SBI का रेट देखो, आपका साल कब चालू हुआ है, 1/4/20 को, राइट. अब SBI का रेट देखो माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, SBI का जो रेट रहेगा उस दिन, दैट विल बी परक्विजिट इन योर हैंड्स. लेस अगर आपको कंसेशनल रेट पे लोन दे रहा है, मतलब SBI का लोन है से फॉर एग्जांपल 9.5%, और अगर आपको 5% पे लोन दे रहा है तो 9.5 माइनस 5 4.5%, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर लोन वुड बी टैक्सेबल एज परक्विजिट. ओके, यस, क्लियर. मील फैसिलिटी, फूड अगर गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर देता है, टी एंड स्नैक्स इन द ऑफिस, दे तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है. ओके, आप रिमोट एरिया में हो, ऑफशोर इंस्टॉलेशन पे हो, और अगर वहाँ पे आपको फूड अवेलेबल हो रहा है तो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट है माय डियर स्टूडेंट्स. और अगर अदर केसेस में अगर आपको क्या दे रहे हैं, मील फैसिलिटी देते हैं, देन ₹50 पर डे पर मील इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज एग्जेम्प्ट. ओके, इट इज नॉट टैक्सेबल. ओके, आगे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी. देखो कनेक्शन किसके नाम पे है, कनेक्शन अगर एम्प्लॉयर के नाम पे है माय डियर स्टूडेंट्स, कनेक्शन चेक करो एम्प्लॉयर के नाम से है कि एम्प्लॉय के नाम से है. कनेक्शन अगर एम्प्लॉयर के नाम से है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना बिल भरा, लेस आपसे कितने पैसे वसूल किए, बाकी अमाउंट टैक्सेबल. अगर एम्प्लॉई के नाम पे है और अगर खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है तो देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया पर यूनिट, मतलब आप मीटर पे जाके देखो कि कितना कॉस्ट आया है, लेस अमाउंट रिकवर्ड.
ओके, एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉय के बच्चे हैं और अगर एम्प्लॉय के बच्चों को एम्प्लॉयर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उनका क्या कहना है, 1,000 रुपये पर मंथ तक क्या है, हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। और अगर हम एजुकेशन फैसिलिटी रीइम्बर्स कर रहे हैं, जब क्या, अगर आपके पूरे की पूरे फीस एम्प्लॉय भर रहा है, देन जितने फीस एम्प्लॉय भर रहा है, जितने फीस एम्प्लॉयर भर रहा है, लेस अमाउंट रिकवर्ड इफ एनी। ओके, यस, आगे माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रैवल फैसिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एम्प्लॉयर इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ट्रैवल का फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया है, ओके, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, इन दैट केस रेल और एयर का अगर होगा तो नील, अदर होगा तो अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक फॉर सच फैसिलिटीज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, लेस अमाउंट रिकवर्ड। ओके, अब मेडिकल फैसिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, अंडरस्टैंड, अगर मेडिकल अलाउंस मिला है, मेडिकल अलाउंस 14 में कवर्ड है क्या, नहीं, सो फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तो कितना टैक्सेबल होगा, अगर इन इंडिया होगा और अगर आपको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट मिल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट मिल रही है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट मिल रही है, या आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने निकाला है, तो वो एग्जेम्प्ट। आई रिपीट, अगर मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया में प्रोवाइड किया है और हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का खुद का है, गवर्नमेंट का है, अप्रूव्ड का है, या एम्प्लॉयर ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम निकाला है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर इन 4 कैटेगरीज में नहीं बैठता तो जो भी मेडिकल फैसिलिटी आपको इंडिया में दिया है वो आपके हाथ में टैक्सेबल, जो भी रीइंबर्समेंट किया जाएगा वो फुल्ली टैक्सेबल। आगे, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आपको आउटसाइड इंडिया करना है तो आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, एक तो सबसे पहले यू गो बाय एयर, राइट, फिर आप एयर से जाओगे, ट्रैवल करोगे, फिर वहाँ पे रहोगे, फिर रहने के बाद आपको वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब 3 एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व, ट्रैवल, स्टे एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इन केस ऑफ ट्रैवल माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इन केस ऑफ ट्रैवल अगर एम्प्लॉय का GTI अप टू 2 लाख है तो इट इज़ नील, अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो इट इज़ टोटली फुल्ली टैक्सेबल, ग्रॉस टोटल इनकम देखा जाएगा एम्प्लॉय का। ओके, आगे नेक्स्ट, इफ स्टेइंग अब्रॉड, ओके, स्टेइंग अब्रॉड और मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो RBIC, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व, तो RBI ने जो अमाउंट एग्जेम्प्ट किया है उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी सारा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट लॉजिकल? ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको याद करनी पड़ेगी, वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो याद करनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स। अब इनमें से माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से अपने को डिडक्शंस मिलते हैं, डिडक्शंस आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 17 माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी, परक्विजिट्स आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 and deductions are available my dear students under 3 deductions are available under section 16 my dear students. ओके, 16(1) इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे आप कोई भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपको ये डिडक्शन 100% मिला जाएगा। 50,000 रुपीज वुड बी अवेलेबल एज डिडक्शन फ्रॉम योर एंटायर सैलरी अमाउंट। अगर आप 115 BAC का ऑप्शन लेते हो तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स छोड़ देने पड़ते हैं। ओके, यस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, नेक्स्ट इज 16(2) स्पीक्स अबाउट एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ही उसका डिडक्शन अलाउड है, बाकी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं। ओके, तो पहले क्या हो जाएगा, जब एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाएगा एम्प्लॉय को तो इट विल बी फर्स्ट एडेड इन सैलरी और यहाँ पे उसका डिडक्शन लिया जाएगा। डिडक्शन किसको अवेलेबल है? ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना डिडक्शन ले सकता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 रुपीज पर एनम, whichever is lower will be allowed as deduction. Professional tax my dear students. Okay, कुछ states आप प्रोफेशन में हो उसके लिए टैक्स लेते हैं, राइट, ये स्टेट का डिसीजन होता है। तो अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट करता है तो जो एम्प्लॉयर पे करता है आपके बिहाफ पे वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और जो टोटल आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल, ओके, तो टोटल अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3). क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो सैलरी, बेसिक कंपोनेंट्स, फिर अलाउंसेस में हमने क्या देखा कि अलाउंसेस में फुल्ली अमाउंट में से एग्जेम्प्ट कितना होगा वो हमने देखा, मतलब फुल्ली अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जेम्पशन एंड बैलेंस विल बी
taxable, my dear students. And then perquisites को कैसे value करना, what will be the taxable value of perquisites that we have seen. And then we get the total income under salary. उसके बाद उसमें से deductions लिया जाएगा 16(1), 16(2), 16(3) के under, and then you get the income which is taxable under the head salary, my dear students. Clear? Yes, everyone. So here is your entire chapter of salary, my dear students. Clear? कुछ याद आया? बहुत सारा revision हो गया? Yes, my dear students? Okay. Yes, so see you all with the next chapter in the next session, my dear students.